वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान वाईटी मैथ्स के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 समरूपता। समरूपता क्या होती है और ये सर्वांग समता से कैसे अलग है, इन बातों को अपने समझना है। सर्वांग समता को हमने क्लास 9th के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने सर्वांग समता की बहुत सारी कसौटियाँ पढ़ी थी। SSS कसौटी भी पढ़ी थी, SAS कसौटी भी पढ़ी थी, AA कसौटी भी पढ़ी थी, RHS कसौटी भी पढ़ी थी। बहुत सारी कसौटियों का अपने क्या किया था वर्णन किया था, पढ़ा था उनको। अब हमें क्या पढ़ना है सर? समरूपता पढ़नी है। तो सर सर्वांग समता और समरूपता में क्या भिन्नता है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इन चीज़ों को थोड़ा समझना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 को। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं सर्वांग समता, एक तरफ लिख लेता हूं सर्वांग समता, और एक तरफ बात करता हूं समरूपता। दोनों को समझना भाई, दोनों बहुत अच्छे टॉपिक हैं और देखने में एक जैसे, लेकिन भैया बहुत ही अलग, सबसे अलग टॉपिक है। दोनों एक जैसे हैं देखने में, लेकिन क्या है, अलग हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को ध्यान से देखना। मैं सर्वांग समता के बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ और समरूपता के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले सुनना, इस शब्द का अर्थ होता है सर्वांग और समता, ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं। सर्वांग का मतलब होता है सभी प्रकार, और समता का मतलब होता है समान हो, समान होना, यानी सभी प्रकार से समान होना। अगर कोई दो आकृतियां सभी प्रकार से समान हैं, अगर दो आकृतियां सभी प्रकार से समान हैं, तो वो क्या कहलाएगी? सर्वांग सम आकृतियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम आकृतियां कहलाएंगी। सुनना, सभी प्रकार से का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है यदि दो आकृतियां सभी प्रकार से समान है, समान है, तो वह सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। तो वह सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। अच्छा सर, सभी प्रकार से समान होने का मतलब क्या है? सभी प्रकार से समान का मतलब है कोण बराबर हो, कोण बराबर हो, दोनों आकृतियों के कोण बराबर हो। दूसरी बात, भुजाओं के मान बराबर हो, भुजाओं के मान बराबर हो। कोण भी बराबर हो और भुजाओं के मान भी बराबर हो। इसका मतलब है अर्थात आकार समान हो, आकार क्या हो? समान हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक वर्ग लिया मैंने ये, और वर्ग लिया मैंने कहा इसकी प्रत्येक भुजा 4-4 की है, और आपको पता है प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का होता ही होता है। तो यहाँ भी ये 90 90 90 90 के हैं चारों कोण। ठीक है, और दूसरा एक वर्ग लिया मैंने, तो यहां भी क्या है? ये भी 4 का है, 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 और ये क्या है? 90 90 के हैं। तो ये दोनों की दोनों आकृतियां क्या होती हैं? सर्वांग सम। तो ये क्या होती हैं? सर्वांग सम होती हैं। एक एग्जाम्पल ये रहा, दूसरा एग्जाम्पल ये लो। एक एग्जाम्पल तो ये रहा, दूसरा एग्जाम्पल ये लो। एक मैंने सर्किल लिया जिसकी त्रिज्या कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। दूसरा सर्किल लिया, उसकी भी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या समान है ना सर, तो ये आकार भी एक जैसा ही होगा इन दोनों का, और आकार एक जैसा है, त्रिज्या एक जैसी है, तो ये भी आपस में क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ये भी आपस में क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो सर समरूपता में क्या नई चीज आ रही है वो समझना। अब समरूप समरूपता
सम मतलब समान, रूपता का मतलब रूप। इसका मतलब क्या हो गया, जो देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, जो देखने में एक जैसे होंगे सर, वास्तव में वो एक जैसे नहीं होते, जो देखने में ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक जैसे हैं, डिट्टो लगते हैं, जो देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जो देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं वो आकृतियां समरूप कहलाती हैं। तो सर इनकी क्या विशेषता हो, इनमें भी तो कोई विशेषता होनी चाहिए ना, जैसे इनमें कोण बराबर होता है, भुजाओं के मान बराबर होते हैं, तो इनकी क्या विशेषता होगी, इनमें क्या होगा सर, कोण बराबर होंगे। हाँ सर, इनमें भी कोण बराबर ही होंगे। अब एक बात बताना, थोड़ी सी बात सुनना, ये आकृति ऐसी दिख रही है, 45 डिग्री का कोण है, ये दूसरी आकृति ऐसी तभी दिखेगी जब ये 45 डिग्री हो सर, तो देखने में एक जैसे होने चाहिए, तो देखने में जो आकृतियां एक जैसी लगेंगी, तो इनकी विशेषता भी यही है कि इनमें कोण बराबर होंगे, इनमें क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। लेकिन सर जो दूसरी विशेषता है ना, भुजाओं की माप बराबर नहीं होती, भुजाओं की माप बराबर नहीं होती, इसमें भुजाओं की माप बराबर नहीं होती, जबकि भुजा समानुपाती होती हैं, जबकि भुजा समानुपाती होती हैं, अर्थात भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अच्छा, ये क्या कहानी है, अब समझना, अब इन बातों को ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, यहां पे तो सर भुजाओं की माप एक जैसी होगी और कोण भी एक जैसे होंगे, इसमें कोण तो एक जैसे होंगे लेकिन भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी, अर्थात उनका भुजाओं का अनुपात जो आएगा ना, वो क्या आएगा, बराबर आएगा। अब समझना है इस बात को। मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, एक एग्जाम्पल लिया, ये वर्ग ही ले रहा हूं मैं, यहां पे कोण 90 डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी क्या है, 90। ये भुजा है 2 की, तो ये भी हो गई 2 की, 2 की, 2 की, सारी भुजाएं क्या हो गई, 2 2 की। मैंने एक वर्ग और लिया, ये कोण 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 90 का। ये भुजा हो गई 4 की, ये भी 4 की, ये भी 4 की, और ये भी 4 की। अब सर यहां कोण तो क्या है, बराबर है, यहां कोण तो क्या है, बराबर है, और भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात मतलब 2/4 कितना आ रहा है, 1/2। इस 2 में इस 4 का भाग 2 तो कितना आ रहा है, 1/2। इस 2 में इस 4 का भाग 2 तो कितना आ रहा है, 1/2। इस 2 में इस 4 का भाग 2 तो कितना आ रहा है, 1/2। ये कहलाता है अनुपात। यानी इन दो भुजाओं में जब एक दूसरे का डिवाइड किया जाता है, पहली में दूसरी का जब डिवाइड किया जाता है, तो वो क्या होता है, अनुपात होता है सर, रेशो। अगर इनका अनुपात बराबर आता है और कोण बराबर हो और अनुपात बराबर हो, तो ये आकृतियां क्या कहलाएंगी सर, समरूप कहलाती हैं। देखने में एक जैसी होती हैं लेकिन एकदम बराबर नहीं होती। इनमें एकदम बराबर होगी, माप, लंबाई, चौड़ाई, आकार सब कुछ एक जैसा होगा, इसमें आकार एक जैसा नहीं होता सर। इसमें देखने पे एक जैसी लगती हैं ये आकृतियां, दोनों वर्ग वर्ग लग रही है ना, देखने पे तो वर्ग वर्ग लगती है लेकिन माप समान नहीं होती। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको लेके दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 आप यहाँ पे ले सकते हो। वृत्त का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक वृत्त ये रहा, दूसरा वृत्त ये रहा, इसमें त्रिज्या है 3 की, इसमें त्रिज्या है 6 की। अब सर ये आकृतियां देखने में क्या है, एक जैसे हैं, गोल गोल ही है बस दोनों,
तो ये दोनों आकृतियां एक जैसी है, लेकिन क्या पूरी बराबर है? नहीं सर, इसकी परिधि अलग है, इसकी परिधि अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। तो ये सर देखने में कैसी है? समरूप है, ना कि सर्वांग सम है। तो सर्वांग समता का, चलिए भाई, वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वीडियो को वहीं पे शूट करना बंद करना पड़ा। अब ठीक हुआ है, रिसॉल्व हो गया है। तो अब अपने क्या कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं उस लेक्चर को जहां से पे अपने वो रोका था। तो देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, मैं बता रहा था सर्वांग समता और समरूपता में डिफरेंस क्या है। सर्वांग समता में मैंने बताया था कि वो सभी प्रकार से समान होंगे, आकृतियां सभी प्रकार से क्या होंगी? समान होंगी, उनमें कोण भी बराबर होंगे और भुजाओं के मान भी बराबर होंगे, और तो वो क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। जबकि समरूपता में क्या होंगे? वो देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कोण तो बराबर होंगे, कोण तो क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी वो देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन भुजाओं की माप बराबर नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? भुजाएं समानुपाती होगी, अर्थात उनका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। जैसे ये वर्ग का एग्जाम्पल है, इसमें प्रत्येक भुजा का अनुपात 1/2 1/2 1/2 है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। देख लीजिए, ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा है, आकार एक जैसा नहीं है, देखने में एक जैसा है ये। और ये वृत्त है, ये सर्किल है। सर्किल के बारे में मैंने बता रहा था कि यहाँ पे दोनों सर्किल देखने में गोल हैं, एक जैसे हैं, समरूप हैं, किंतु सर्वांग सम नहीं है। तो ऐसी आकृतियां जो देखने में एक जैसी दिखाई देती हैं, जिनकी भुजाओं की माप क्या होती है? अनुपात में होती है, और कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, वो आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। चलिए अब अपने करते हैं 6.1 स्टार्ट, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई, अब चैप्टर नंबर 6.1 की बात करते हैं। जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसी पे बेसिस क्वेश्चन भी है। 6.1 के अंदर आपको क्या दे पूछा है? 6.1 के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है, रिक्त स्थान भरें, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए सर। और पहला रिक्त स्थान क्या बोल रखा है? सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं? तो सर सभी के सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अच्छा, सर्वांग सम कौन से होंगे? सर्वांग सम वो होंगे जिनकी त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो त्रिज्या बराबर की तो कंडीशन नहीं दी इसने कहा सारे के सारे वृत्त क्या होंगे? तो सारे के सारे वृत्त चाहे छोटे हैं बड़े हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। कोई विशिष्ट कंडीशन नहीं दी हुई सर, अगर विशिष्ट कंडीशन नहीं है तो वो समरूप होंगे सारे के सारे, चाहे वो छोटा वृत्त है चाहे बड़ा वृत्त है, वो देखने में क्या होंगे? गोल ही होंगे, एक जैसे ही होंगे, तो समरूप होंगे। फिर कहा सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग भी क्या होंगे सर? समरूप ही होंगे। सभी वर्ग भी क्या होंगे? समरूप ही होंगे, ये भी कंपल्सरी है। अब इसने क्या कहा है? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समबाहु या समद्विबाहु, समबाहु या समद्विबाहु। तो यहां पर सर समबाहु त्रिभुज होंगे, वो क्या होंगे? समरूप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनका भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1:1 हो जाएगा। तो ये भी क्या होंगे? समरूप होंगे। और कौन से होंगे सर? समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ये समरूप है, ये भी समरूप है। अब आया भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? मैंने बताया था संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, वह उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। बताया था ना, भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, यानी अनुपात में होती हैं, बराबर अनुपात में होती हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके चारों के चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। उदाहरण दे कोई दो दो उदाहरण देने हैं। किसके? समरूप आकृतियों की। अच्छा, कोई दो उदाहरण देने हैं समरूप आकृतियों की। तो एक तो सभी वृत्त वाला हो गया, फर्स्ट क्या हो जाएगा? सभी वृत्त समरूप होते हैं। फिर एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो जाएगा? सभी वर्ग क्या होते हैं?
समरूप होते हैं। बस जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप क्या नहीं है वो देखना है। तो एक वृत्त व एक वर्ग परस्पर समरूप नहीं है। इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखोगे, एक वृत्त और एक वर्ग कभी भी आपस में समरूप नहीं हो सकते। ठीक है, कभी भी समरूप नहीं हो सकते। और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखोगे, सभी त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं हो सकते। क्यों सर? अभी मैंने ऊपर बताया था कि सर समरूप त्रिभुज होने के लिए आवश्यक है कि वो समबाहु होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समबाहु होने चाहिए। अब जरूरी थोड़ी ना सभी में समबाहु हो, नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। वो कैसे? 6.2 में पता लगेगा। ठीक है, अभी आपने इतना ही पता रखना है, एक वृत्त व एक वर्ग परस्पर समरूप नहीं है। आप एक आयत और एक वर्ग भी ले सकते हो, वो भी समरूप नहीं है सर। तो कोई भी 2 एग्जाम्पल आपने देने हैं, वो आपके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, बोला है निम्नलिखित 2 आकृतियां दे रखी हैं, क्या ये परस्पर समरूप है? क्या परस्पर समरूप है? सबसे पहले आपने देखना है सर भुजाओं का अनुपात 1.5/3 यानी कितना हो गया? 1/2। तो सभी भुजाओं का अनुपात 1.5/3 यानी 1/2। ये भी 1.5/3 यानी 1/2। 1.5/3 यानी कितना है? 1/2 ही है। सभी में 1/2 1/2 आ रहा है। तो भुजाओं का अनुपात क्या है? समान है। भुजाएं क्या है? समानुपाती हैं। अच्छा, भुजाएं समानुपाती हैं, किंतु यहां देखो ये कौन 90 डिग्री के नहीं है, लेकिन ये कौन कितने कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। क्या देखने में एक जैसे है? क्या देखने में एक जैसे नहीं लग रहे सर? तो समरूप नहीं है। किंतु कोण बराबर नहीं है, किंतु कोण बराबर नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। बहुत सिंपल सा चैप्टर था 6.1। ठीक है, देखने में एक जैसी नहीं है सर, समरूप कैसे हो जाएगी? लिख देना, भुजाओं का अनुपात तो समानुपात है, भुजाएं तो समानुपाती हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसलिए समानुपाती नहीं है। ये हो गई आपकी 6.1 कंप्लीट। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं 6.2 की, प्रेम्य की। प्रेम्य पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आपको प्रेम्य का पता चल जाएगा फिर आप क्या करोगे? 6.2 को कर पाओगे। चलो आज अपने थ्योरम पढ़ते हैं, फिर थ्योरम पढ़ने के बाद में अपने चैप्टर को यही एंड करेंगे। चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, तो पहले पढ़ेंगे 6.2 की थ्योरम। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, अब प्रेम्य आती है आपके पास। प्रेम्य आती है छठे चैप्टर की पहली प्रेम्य है, इसलिए इसको नाम दे दिया 6.1। छठा चैप्टर है, पहली थ्योरम है, तो 6.1 हो गई सर। तो प्रेम्य आती है, थ्योरम आती है 6.1। इसी पे बेसिस अपने 6.2 के क्वेश्चंस चलेंगे। तो 6.1 थ्योरम क्या कहती है वो समझना। ठीक है, सबसे पहले इसका कथन लिख लेते हैं। सर इसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है? इसका स्टेटमेंट क्या है सर, कथन क्या है? इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि एक त्रिभुज के समांतर, एक त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य 2 भुजाओं को किसी अनुपात में विभाजित करती है, तो वह अनुपात होगा, वो सदैव क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, तो आप लिखना कैसे? आप लिखोगे कि कथन इसका है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाती है,
खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को इस प्रकार विभाजित करती है कि अनुपात सदैव बराबर रहता है। अच्छा, कहानी क्या है समझना कि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाती है। मान लो एक कोई ट्रायंगल था, ये वाला एक ट्रायंगल ले लिया और इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी, और इस ए बी सी ट्रायंगल के एक भुजा, किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा इस प्रकार से मैंने खींच दी। देखो ये वाली बात कह रहा हूं कि एक ट्रायंगल एबीसी है, इसकी एक भुजा बीसी के समांतर एक रेखा क्या खींची जा रही है, समांतर एक रेखा ईएफ खींची जा रही है। क्या की जा रही है? ईएफ खींची जा रही है। एक ट्रायंगल की एक भुजा के समांतर ईएफ एक रेखा खींची जाती है तो वो इन दो भुजाओं को इस प्रकार से विभाजित करती है कि अनुपात सदैव क्या रहता है? बराबर रहता है। अच्छा, अर्थात इस स्टेटमेंट का गणितीय रूप क्या है? इसका मतलब है अर्थात ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब है कि जो इसने विभाजित किया है ना, इस रेखा ने इसको इस अनुपात में विभाजित किया है, यानी ए बटे में बीई, ए बटे में बीई, ये दो भागों में बांटा है यानी दो अनुपात में विभाजित किया है, तो ए बटे में बीई बराबर रहेगा एएफ बटे में एफसी, एएफ बटे में एफसी। बात समझ में आई? वो कहता है कि एक त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को इस प्रकार विभाजित करती है कि अनुपात सदैव क्या रहता है? बराबर रहता है। अनुपात सदैव बराबर रहेगा यानी ए बटे में बीई बराबर रहेगा एएफ बटे में सीएफ या एफसी के क्या रहता है? बराबर रहता है। अब सर ये अनुपात विभाजित, अब देखो अनुपात बराबर रहता है तो इस प्रमेय का नाम क्या पड़ा? इसी प्रमेय को बोलते हैं समानुपातिक प्रमेय। इसी को क्या बोलते हैं? समानुपातिक प्रमेय। इसी का एक अन्य नाम है थेल्स प्रमेय। ये थेल्स नहीं दी थी इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर पहले नाम नहीं लिखा है ना? नहीं, पहले नाम नहीं लिखेंगे, पहले काम देखेंगे, काम से नाम अपने आप बन जाएगा। तो सर प्रमेय 6.1 का नाम है समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। अच्छा, समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को इस प्रकार से विभाजित करती है कि अनुपात क्या रहे? बराबर रहे, यानी ए बटे में बीई बराबर होगा एएफ बटे में सीएफ के क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? सीएफ के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये बात अपने आप लोगों को समझ में आ गई क्या? अब देखिए ये जो कंडीशन आई है ना, ए बटे में बी बराबर में एएफ बटे में एफसी, इसको क्या किया जाता है? प्रूफ भी किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? प्रूफ किया जाता है। अब सर प्रूफ कैसे किया जाता है, क्या कहानी है, वो भी अपने को देखनी पड़ती है। एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लेता है, एग्जाम में क्या करता है? कई बार पूछता है। तो अब इसका प्रूफमेंट करना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का क्या करना है? प्रूफमेंट करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो आप क्या करोगे? इस प्रमेय को प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि वास्तव में ये प्रतिबंध आपने स्थापित करना है, इस प्रतिबंध को बनाना है, ये मुख्य प्रतिबंध है इसका। ठीक है, तो इस प्रतिबंध को क्या करके दिखाना है? प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब आप प्रूफ करोगे तो करोगे कैसे? सर ये जो है ना, बी से एफ को मिला दो, ई से सी को मिला दो, और सर यहां से ना इस रेखा पर एफ से यहां पर एक लंब डाल दो।
ठीक है, यहां पे एक लंब डाल दिया एफ से, यहां पे एक लंब डाल दिया एम, दे दिया इस पॉइंट को नाम एफ, और ई से इधर एक लंब डाल दो, और लंब डाल दिया तो इसको क्या नाम दे दोगे, एन दे देना। अब सर मैं क्या करता हूं, इसका सत्यापन कर रहा हूं, प्रूफमेंट कर रहा हूं। तो प्रूफमेंट के लिए सबसे पहले आप लिखोगे प्रूफ। प्रूफमेंट करना है तो प्रूफ कर रहा हूं, तो प्रूफ जब करना है तो आप लोग लिखोगे क्या सर, सर्वप्रथम लिखना, सर्वप्रथम लिखना, सर्वप्रथम ई को सी से व एफ को बी से, ई को सी से व एफ को बी से मिलाते हैं। सर्वप्रथम ई को तो सी से मिला दिया और एफ को क्या मिला दिया, बी से मिलाते हैं, तथा एफ एम लंब डालते हैं। एफ एम इसका मतलब होता है लंब है, एफ एम लंब है किस पे, ए बी, तथा ए बी कॉमा ई एन लंब, ई एन लंब खींचते हैं किस पे, ए सी खींचते हैं। सर अगर ये कंडीशन प्रूफ करनी है ना तो हमें क्या करना है, ये दो काम करने हैं, एक तो बी को एफ से मिला देना है, ई को सी से मिला देना है, एक एफ एम लंब डालना है ए बी पर, और एक ई एन लंब डालना है किस पे, ए सी पर। अब कहोगे कि सर ये याद रखनी पड़ेगी, हाँ सर ये आपको ऐसे कैसे याद रखनी है, जैसे किसी प्रश्न का हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन होता है और हिस्ट्री के क्वेश्चन का आंसर आप देते हो ना, हाँ वैसे ही आपने ये याद रखनी है, उस क्वेश्चन को जैसे याद रखते हो वैसे के वैसा ही याद रखना है कि सर ये काम हम करने जा रहे हैं और ये काम भाई अपने कर चुके हैं। अब एक बात पूछनी है मेरे को, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर हम क्या कर रहे हैं, हमें ना ये प्रतिबंध क्या करना है, सत्यापित करना है। अब ये प्रतिबंध जब सत्यापित करना है तो कोई ना कोई रिलेशन चाहिए। अब त्रिभुज के अंदर हमने क्या पढ़ा है, त्रिभुज के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्षेत्रफल पढ़ा है या परिमाप पढ़ा है, इसके अलावा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है। तो हम ट्रायंगल के क्षेत्रफल का मेथड यूज करेंगे, यानी ट्रायंगल के क्षेत्रफल को पढ़कर अपने इन कंडीशनों को क्या करते हैं, सिद्ध करेंगे। क्या करते हैं, इन कंडीशनों को सिद्ध करते हैं, इन कंडीशनों को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा अब आपके मन में आएगा करेंगे कैसे, क्या क्या स्टेप होंगे वो देखते जाना है। ठीक है, स्टेप ध्यान से समझना, सारे के सारे स्टेप समझ में आ गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा। सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत प्यार से सुनना बात को ध्यान से। ठीक है, हर चीज को समझते हुए करना है, और अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं अगर कहूं कि ट्रायंगल ए ई एफ का अगर आपको क्या निकालना पड़े, क्षेत्रफल निकालना पड़े, ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले की, इस ट्रायंगल का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए ई एफ का क्षेत्रफल, तो आपने पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ए ई एफ का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए ई एफ का क्षेत्रफल, ट्रायंगल एक ए ई एफ का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2। सर आधार का मतलब क्या होता है, आधार वो होता है जिस पर लंब खींचा गया हो, और ऊंचाई क्या होता है, लंब का मान होता है। देखो लंब जिस पर डाला जाता है ना वो आधार होता है, जैसे एफ एम लंब किस पे खींचा गया है, ए ई पर, तो ये आपका क्या है, आधार है। तो ए ई आपका आधार हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, एफ एम। इसे दे देना 1 नंबर। अब लिखना इसी प्रकार
ट्रायंगल AEF का क्षेत्रफल। अब कहोगे सर 2 बार क्यों लिख रहे हो, पागल हो क्या, है ना, 2 बार क्यों लिख रहे हैं अपने। सर AEF का क्षेत्रफल में एक लंब ये भी है, AEF में एक लंब EN भी है, तो एक आधार AE भी है और एक आधार AF भी है। तो हमें दोनों की कंडीशन लिखनी है, क्योंकि उसमें 2 लंब है तो 2 ही आधार होंगे। तो एक बार तो क्या बन गया, ये आधार बन गया, ये लंब बन गया। दूसरी बार में ये आधार बन जाएगा और ये क्या लंब बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो अब आधार क्या हो जाएगा, AF हो जाएगा। तो 1/2 आधार AF हो गया और ऊंचाई क्या बन जाएगी, इस आधार के लिए लंब क्या है, EN है, तो लंब बन जाएगा आपका EN बन जाएगा। लंब क्या बन जाएगा आपका, EN बन जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे आप, 2 नंबर दे दोगे। अब सर ये ऊपर वाले ट्रायंगल में क्षेत्रफल की बात होगी, ऊपर वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या होगी, क्षेत्रफल की बात। अब ट्रायंगल तो और भी पड़े हैं, अब ट्रायंगल क्या पड़े हैं, और भी पड़े हुए हैं। और कौन से पड़े हैं सर, एक तो पड़ा है BFE ट्रायंगल पड़ा है, हाँ जी सर, और क्या पड़ा है, CEF ट्रायंगल भी पड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब ट्रायंगल ले लेना EFB या BFE, तो ट्रायंगल लोगे, नेक्स्ट ट्रायंगल लोगे ट्रायंगल BFE का, BEFE का क्षेत्रफल ये भी होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, है ना, आधार इंटू ऊंचाई। अब सर BFE की बात हो रही है। BFE में आधार क्या होगा सर, लंब किस पे डाला गया है, इस AB पे पूरी पे डाला गया था ना, तो ये AB पूरा आधार है, तो ये BE भी क्या रहेगा, आधार ही रहेगा। तो इस BFE में BE क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये हो गया BEE आधार हो गया, BE क्या हो गया, आधार हो गया। और ऊंचाई इस BFE पे लंब कौन सा है, FM है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, FM हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब क्या लिखोगे, अब ट्रायंगल देखना इधर CEF, ये CEF। अब ट्रायंगल क्या आ जाएगा, CEF का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब सर CEF इस ट्रायंगल में आधार, इस ट्रायंगल में आधार क्या होगा आपका AC, क्योंकि AC पे लंब डाला गया है ना इधर वाला, तो ये AC पूरा आधार था, तो FC क्या रहेगा, आधार। तो ये FC आधार है और ऊंचाई क्या रह जाएगी आपकी, इस आधार के लिए ऊंचाई आपकी हो जाएगी EN, ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी EN हो जाएगी। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 4। ये क्या बन जाएगी, समीकरण नंबर क्या बन जाएगी आपकी 4 बन जाएगी। ठीक है भाई। अब देखिए भाई अपने को क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, AE बटे में क्या चाहिए मेरे को, BE। AE बटे में क्या चाहिए मेरे को, BE चाहिए। AE बटे में क्या चाहिए, BE चाहिए। तो समीकरण 1 में किसका भाग दे दोगे, 3 का, और समीकरण 2 में किसका भाग दे दोगे, 4 का। समीकरण 1 में किसका भाग दोगे, 3 का, और समीकरण 2 में किसका भाग दे दोगे, 4 का भाग दे दोगे। ठीक है, समीकरण 1 में 3 का भाग देना है, समीकरण 2 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। ठीक है, तो लिखना है समीकरण 1 में 3 का भाग देने पर, समीकरण 1 में किसका भाग देना है, 3 का। समीकरण 1 ये रहा, 1 में 3 का, तो ट्रायंगल EF का क्षेत्रफल, तो ट्रायंगल AEF का क्षेत्रफल, इसमें भाग किसका देना है, देखो बराबर वाला बराबर वाले में भाग दिया जाएगा, दूसरा पोर्शन दूसरे पोर्शन में भाग दिया जाएगा, है ना। ऐसा ही होता है ना, लेफ्ट वाला लेफ्ट में भाग दे दिया जाता है और इक्वल में राइट वाला राइट में भाग दे दिया जाता है। तो ट्रायंगल EF के क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, ट्रायंगल BFE का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का क्या दिया जाएगा,
भाग दिया जाएगा, और भाग दिया जाएगा तो बराबर में यहां क्या पड़ा है, बराबर में 1/2 इंटू ए इंटू एफ एम, तो यहां पड़ा है 1/2 इंटू ए इंटू एफ एम, और इधर डिवाइड में क्या पड़ा है इसके बराबर में, तो ये पड़ा है 1/2 इंटू बीई इंटू एफ एम। तो एफ एम से एफ एम कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ट्राइंगल ए ई एफ का क्षेत्रफल बराबर किसके आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ए ई बटे में बी ई, और ये भाग में था, इधर आके किस में हो जाएगा, गुणा में, बी ट्राइंगल बी एफ ए का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे आप, 5 दे दोगे। अब क्या करोगे, 1 में 3 का भाग दिया था, अब 2 में क्या कर दोगे, 4 का लिख देना। समीकरण 2 में 4 का भाग देने पर, समीकरण 2 में क्या देने पर, 4 का भाग देने पर। अब समीकरण 2 ये रही, क्या है, ट्राइंगल ई एफ का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ए ई एफ का क्षेत्रफल बटे में क्या हो जाएगा, इधर वाला ट्राइंगल सी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर में, इसमें क्या है 1/2 इंटू ए एफ इंटू ई एन, और बराबर में इधर क्या पड़ा है 1/2 इंटू एफ सी इंटू ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, यहां तक देखो, फिर अपने आगे बात करते हैं। अब ये कट गया, कटने के बाद में मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अपने क्या करेंगे, आगे वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। हमें ये लेके आना है सर, हमारा उद्देश्य ये बनाना है, और ये क्या कैसे बनेगा, अब आप स्टेप देखते जाओ तो अपना ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 1 मिनट भाई, मैं क्लीन कर देता हूं, थोड़ा सा पैशंस बना के रखना। चलो बेटा, अब देखो यहां तक अपने कर लिया, तो सर 5 नंबर इक्वेशन के बाद में यहां ध्यान से देखो, यहां पर ये है, ये इधर क्या चला जाएगा, गुणा में चल जाएगा, यहाँ पे ए एफ बटे में क्या बच गया, एफ सी। तो ट्रायंगल ए ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, ए एफ बटे में एफ सी, ए एफ बटे में एफ सी इंटू में ये कहां चला जाएगा, इधर गुणा में, तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल सी एफ सी ई एफ का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 6। अब 5 और 6 को ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी ट्रायंगल ए ई एफ है, और यहां पर भी ट्रायंगल ए ई एफ का क्षेत्रफल ही है, तो ये आपस में दोनों क्या है, बराबर है सर, और ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों 5 और 6 क्या है, आपस में बराबर है, तो लिखना समीकरण 5 से समीकरण 6 में मान रखने पर। अब समीकरण 5 से किसका मान रख रहे हो, इस ए ई एफ का मान क्या रख रहे हो, ये रख रहे हो, तो ए ई एफ की जगह क्या लिख देना, ये मान रख देना, तो ए ई बटे में क्या आ गया, बी ई इंटू में ट्रायंगल बी एफ ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, ये बराबर पड़ा है ए एफ बटे में एफ सी इंटू ट्रायंगल सी ई एफ का क्षेत्रफल, ये पड़ा है। अब आपके मन में आएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ध्यान से, एक लाइन है, अभी मैंने ये जो डायग्राम मिटा दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से फिर से देखो एक बार। ये डायग्राम आपके पास था ए बी सी, और यहां था आपका ई और एफ, और इस प्रकार से ये 2 ट्रायंगल बन रहे थे। एक तो ट्रायंगल बन गया था आपका बी एफ ई, ठीक है, बी एफ ई, और एक बन गया था सी ई एफ। अब यार ध्यान से देखो, ये दोनों रेखाएं मैंने कहा था कि समांतर हैं,
थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि BC के समांतर खींची गई रेखा EF, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। EF समांतर BC है, तो सर इस समांतर रेखा के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स बनते हैं ना, उनका क्षेत्रफल हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। यानी ये क्षेत्रफल इसके क्या है? समान है। ये क्षेत्रफल इसके क्या है? समान होगा। तो यही बात अब आपने लिखनी है, यही बात आपने क्या करनी है? लिखनी है। तो ये डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अपने को स्पेस की जरूरत है, तो मैं इसको क्या दे रहा हूं? मिटाए दे रहा हूं। ध्यान से देखना, आप बात को समझना। आप लिखोगे चूंकि EF समांतर है किसके? BC है, इसलिए ट्रायंगल BFE का क्षेत्रफल बराबर है किसके? ट्रायंगल CEF के। ट्रायंगल CEF का क्षेत्रफल, यानी ये दोनों ही आपस में क्या है? बराबर है। अब सर ये बराबर है तो इधर भी गुणा में ये पड़ा है, इधर ये पड़ा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल होके बच क्या गया? AE बटे में क्या बच गया? BE, और AF बटे में क्या बच गया? FC। जो अपने को सिद्ध करना था, मैंने कहा था कि ये महत्वपूर्ण प्रतिबंध है सर, ये आपको याद रखना है। प्रश्नावलियों में तो ये डायरेक्ट यूज होगा, जैसे प्रश्नावली 6.2 है, 6.3 है ना, वहां तो ये डायरेक्ट यूज होगा, बट ये थ्योरम आपको आनी चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, मैक्सिमम टाइम पे आपको यूट्यूब पे मिलेगा कि टीचर ये थ्योरम करवा ही नहीं रहे सर, सीधा कथन लिखाते हैं, ये कहानी बता देते हैं कि ये याद रख लेना बेटा, A बटे में B बराबर में AF बटे में क्या होता है? FC होता है। यही किया जाता है, हर टीचर क्या करता है? ये कथन बता के कहता है कि इतना याद कर लेना बहुत है। लेकिन बेटा अगर प्रेम में पूछ ली कि इसको सिद्ध करके दिखाओ, तब क्या करोगे? तो इसको सिद्ध करना भी आपको आना चाहिए। सिद्ध करने के लिए पहले क्या करना है? E को C से, F को B से मिलाते हैं, दो लंब खींच लेने हैं, FM को AB पे लंब खींच लेना है, EN को क्या खींच लेना है? AC पर लंब खींच लेना है। फिर ऊपर वाले छोटे वाला जो ट्राइंगल था उसका क्षेत्रफल लिखना है, 2 बार उसका क्षेत्रफल लिखना है। फिर नीचे वाले 2 ट्राइंगल छोटे हैं, उनका क्षेत्रफल लिख लेना है। फिर पहले में तीसरे का, दूसरे में चौथे का भाग देना है। भाग दे के इक्वेशनें बनाओगे, फिर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। फिर देखना 5 और 6 को देखोगे ना, तो 5 से 6 में मान रख देना। जैसे ही मान रखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बन रहे हैं? समांतर रेखाओं के अंतर्गत आने वाले हैं। तो समांतर रेखाओं के अंतर्गत आने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या रहेगा? समान रहेगा। और क्षेत्रफल जब समान है तो ये सर बराबर हैं, यानी ये कट जाएंगे। कटेंगे तो AE बटे में B बराबर में क्या रह जाएगा? AF बटे में FC। तो ये प्रेम में क्या हो गई? सत्यापित हो गई। और ये प्रेम में कहती क्या है? ये प्रेम में कहती है कि सर जो समांतर खींची गई जो रेखा है ना, वो इन 2 भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी इनका अनुपात क्या रहता है? सदैव समान रहता है। ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 6.1। मैंने पहले ही कह दिया क्वेश्चनों में डायरेक्ट अप्लाई होना है, तो आप याद रखोगे, और अगर आपको याद है तो आपको ये थ्योरम करनी भी आनी चाहिए। इस थ्योरम को भी ऐसे के ऐसे ही याद रखना है, स्टेप्स याद रखने हैं, कैसे कैसे क्षेत्रफल कौन कौन से लेने हैं। 2 बार वीडियो को देख लेना, 2 बार करके देख लेना, आपसे हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे अपने क्या करते हैं? प्रेम में 6.2 की बात करते हैं। 6.2 में खास कुछ है नहीं, इसी का उल्टा दिया हुआ है, तो वो डायरेक्ट याद रख लेंगे, उतने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें सिद्ध करने वाला कोई कहानी है नहीं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर 6.2 पे आते हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रमेय की, नेक्स्ट थ्योरम की। प्रमेय नंबर 6.2 है क्या? उसका क्या नाम है? नाम कुछ नहीं है सर, जो थेल्स प्रमेय दी थी उसी का उल्टा, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। इसका नाम है 6.2 का नाम जो है वो है थेल्स प्रमेय का विलोम। अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को
भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। अच्छा सर, क्या बोला है मैंने? ध्यान से समझना। मैंने बोला है कि कोई एक रेखा है, कोई एक रेखा, जैसे ABC एक ट्रायंगल है और एक रेखा मैंने क्या खींच दी? EF खींच दी। क्या खींच दी? EF खींच दी। और EF है ना, वो इनको क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब है, अर्थात यदि AE बटे में BE बराबर AF बटे में FC है, वो कह रहा है कि अगर ये रेखा इनको समान अनुपात में विभाजित कर देती है, यानी AE बटे में BE बराबर में AF बटे FC है, तब यह आवश्यक है कि EF समांतर BC होगा। पहले वाली में क्या था? पहली वाली में हमने समांतर ली थी और समांतर लेके AE बटे में BE बराबर AF बटे में FC प्रूफ किया था। अब क्या होगा? अनुपात दिया होगा और पूछा होगा क्या ये दोनों समांतर है? अगर अनुपात बराबर है तो ये समांतर है, अगर ये समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। बात समझ में आई कि अगर अनुपात बराबर है ना सर, तो ये रेखाएं समानुपाती होंगी, ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। अगर अनुपात बराबर तो रेखाएं समांतर, अगर रेखाएं समांतर तो अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये क्या कहलाती है? प्रमेय 6 पॉइंट प्रमेय कहलाती है। आपका थेल्स प्रमेय का क्या है? विलोम है। चलिए भाई, आज के लिए अपने इन प्रमेय तक क्या करते हैं? लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना और रिवीजन करने के बाद में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में 6.2 के सारे क्वेश्चन इस 6.1 और 6.2 प्रमेय से होने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस इनसे करेंगे। याद रखना, अगर समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। दो ही बात है बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों मित्रों के साथ। ठीक है, तो बने रहिए और मैथ के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है सर्दी के मौसम में, ठीक है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो लेकिन वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। जितना पॉसिबल हो पाया उतना अपने करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके भाई, धन्यवाद।